हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड का ये पार्ट सेकंड है। तो दोस्तों हम इसको सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद समझ के ही सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कोई प्रश्न भी गलत है हमारा। अगर गलत होगा तो हम उसको सही करेंगे और यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन, अर्थ, रूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है दोस्तों, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, फॉर्म्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए दोस्तों हम इसके प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कोई प्रश्न गलत भी हमारा। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1900 से 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है मध्य युग, आधुनिक युग, प्राचीन युग या फिर मध्य एवं आधुनिक युग। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 1900 से लेकर 1935 तक, ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा प्राचीन युग या हम इसे बोलते हैं परंपरागत युग। ठीक है दोस्तों, परंपरागत काल ये हमारा प्राचीन युग या फिर प्राचीन काल। ठीक है दोस्तों, हमारा इसके बाद शुरू होता है 1935 से लेकर 1947 तक, जिसे हम बोलते हैं संक्रमण काल। ठीक है दोस्तों, संक्रमण काल। 1947 से लेकर और जो हमारा अभी वर्तमान तक टिल नाउ, ठीक है दोस्तों, वर्तमान तक का जो समय है इसे हम बोलते हैं अपना आधुनिक काल या फिर आधुनिक युग। ओके दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं कि हमारा इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन युग। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक का मत है, किस विचारक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात यह व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर अच्छा कार्य करने से संबंधित है। ध्यान से सुनना दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है। मतलब कि जो शैक्षिक प्रशासन है ये अकेला किताबों से संबंधित नहीं है, ये व्यक्ति की जो मानवीय साधन है उनकी व्यवस्था से भी संबंधित है, अर्थात यह व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर कार्य करने से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शन है एस.एन. मुखर्जी, एस.पी. शर्मा, डी.के. जैन, डी.पी. मुखर्जी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. मुखर्जी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक में बांधने की क्षमता होती है, जैसे कि लकड़ियों का गट्ठर, कि हम अकेली लकड़ी को नहीं बांध सकते लेकिन एक गट्ठर में हम सारी लकड़ियों को बांध सकते हैं। हमारा आगे है शैक्षिक प्रशासन परस्पर विरोधी तथा सामाजिक शक्तियों को एक संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है। समझ रहे हैं दोस्तों, परस्पर विरोधी, विरोधी भी हो और सामाजिक शक्तियां भी हो, उनको वो एक जगह ही बांध कर रखता है कि वे सभी मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। यह किसने कहा? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है ब्रूक एडम्स ने, लूथर गोलिक ने, मेंटलैंड ने या फिर हिके ने। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रूक एडम्स ने। दोस्तों आप इसको रिलेट करके याद करना, शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक में बांधने की क्षमता होती है। लकड़ियों का गट्ठर है, लकड़ियां एक में हमको बांधनी है, उसमें कुछ लकड़ियां हमारी खराब भी होंगी, कुछ अच्छी भी होंगी। तो शैक्षिक प्रशासन परस्पर विरोधी तथा सामाजिक शक्तियों को संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है। संगठन मतलब हमारा एक लकड़ियों का गट्ठर, कि वे सभी मिलजुल कर एक इकाई के समान कार्य करती है। दोस्तों जब वो गट्ठर बनके तैयार हो जाता है तो उसके बाद जब उसको कोई बेचने जाता है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि उसमें खराब लकड़ियों का पैसा अलग दे और अच्छी लकड़ियों का पैसा अलग दे, उसको जो पैसा मिलता है वो पूरे गट्ठर का मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर देंगे और हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रूक एडम्स। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक प्रश्न है, किस विद्वान ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक किया था? समझ रहे हैं, किस विद्वान ने, ऐसा कौन सा विद्वान रहा है जिसने प्रशासन की प्रक्रिया को किसकी
प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक मीन्स अलग किया था। संगठन की अन्य प्रक्रिया से अलग किया था। ये बात किसने कही है? गिलेन एवं गिलेन ने, रास्टेलन ने, फ्याल ने या फिर पार्सन्स ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, फ्याल। इनका पूरा नाम दोस्तों है हेनरी फ्याल। क्या नाम है इनका? हेनरी फ्याल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्याल के विश्लेषण को किस विद्वान ने अनुसरण किया है तथा प्रबंधक कार्यों को पोस्टकॉर्व अक्षरों द्वारा परिभाषित किया है? दोस्तों यहां सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये आखिर में ये पोस्टकॉर्व अक्षरों द्वारा परिभाषित किया है, तो ये पोस्टकॉर्व है क्या, हमें ये तो पता होना चाहिए, तभी तो हम इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों फ्याल के विश्लेषण को किस विद्वान ने अनुसरण किया है तथा प्रबंधक कार्यों को पोस्टकॉर्व अक्षरों द्वारा परिभाषित किया है? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलिक ने। अब बताते हैं कि आखिर में ये पोस्टकॉर्व होता क्या है। तो दोस्तों जो पोस्टकॉर्व होता है इसकी एक फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म क्या होती है कि ये सारे जो कार्य हैं ये इसी में समाहित होते हैं, इस पोस्टकॉर्व में। पोस्टकॉर्व का मतलब है दोस्तों, ध्यान से सुनना, पी का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है कि नियोजन या फिर कोई योजना, नियोजन या फिर कोई योजना। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है ओ का मतलब, पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है दोस्तों, पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, एस का मतलब स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारी, है ना दोस्तों, कर्मचारी। और डी का मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देशन देना या फिर आदेश। ठीक है दोस्तों, सी, अब आया हमारा अगला लेटर आया सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है दोस्तों समन्वय। समन्वय मतलब एक दूसरे से रिलेट करे जो, उसे बोलते हैं हम समन्वय या फिर कोऑर्डिनेटिंग। हमारा अगला है ओ। ठीक है दोस्तों, इस ओ का मतलब भी ऑर्गेनाइजिंग ही है। हमारा अगला है आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग को हिंदी में कहते हैं हम प्रतिवेदन। और हमारा अगला है इसमें वी को बोलते हैं बजट या फिर बजटिंग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बजटिंग और हिंदी में बोलते हैं इसको बजट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, हम एक साथ अच्छे से देख लेते हैं इसको। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्ट, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, O का इसमें ऑर्गेनाइजिंग ही है, R का मतलब रिपोर्टिंग और B का मतलब बजटिंग। ठीक है दोस्तों, अब आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा इसमें क्या समाहित है। अब देखते हैं कि आखिर में किस विद्वान ने इसका अनुसरण किया है। तो जेपी सीयर्स ने, गुलिक ने, लिंडले अबार्क ने या फिर क्लबर्ट सन ने। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर वी, गुलिक ने। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री हैं? मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री हैं? तो दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर वी, जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्टकॉर्व अक्षरों का प्रतिपादन किया था? आ गया ना हमारा वही पोस्टकॉर्व। गुलिक ने, फ्याल ने, कैनन ने या फिर मैक्स वेबर ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलिक ने। हमारा अगला प्रश्न है, फ्याल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कितने तत्व हैं? तो दोस्तों फ्याल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के जो तत्व हैं वो हमारे तत्व हैं 5। ठीक है दोस्तों, अब 5 तत्व कौन कौन से हैं? 5 तत्व में है, एक है नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और प्रक्रिया, नियंत्रण, है ना दोस्तों। चलिए अगले पे चलते हैं। हमारा फ्याल के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक प्रशासन का तत्व है? तो दोस्तों नियोजन भी है, मैंने आपको बताया, संगठन भी है, आदेश भी है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, फ्याल के अनुसार निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का तत्व नहीं है? समन्वय,
प्रक्रिया, नियंत्रण, आदेश। तो दोस्तों हमारा समन्वय भी होगा, नियंत्रण भी होगा, आदेश भी होगा, लेकिन हमारी प्रक्रिया नहीं होगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, गुलिक के अनुसार निम्न में से कौन पोस्ट कोर्ब अक्षरों में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या शामिल नहीं है। मैंने आपको सारा कुछ बताया था। नियोजन मीन्स प्लानिंग, पी है इसमें, पोस्ट कॉर्ब को आप यहां रख के और रिलेट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग, संगठन भी इसमें है। निर्देश तो ये भी हमारा है। उपयुक्त सभी, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी शामिल है हमारा अगला है, किनराओ ने 1935 से 1950 तक के काल को कहा है प्रगति काल, आर्थिक काल, संक्रमण काल, अवनति काल। तो दोस्तों मैंने आपको इसको बताया था कि हमारा 1935 से लेकर 1950 ये लिखा है, दरअसल में ये 1947 ही है। ठीक है दोस्तों, तो 1947 का जो काल है, इस काल को हम संक्रमण काल कहते हैं। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, ओवेंस ने 1935 से 1950 तक के काल को कहा है मानवीय संबंध काल, क्रांति का काल, औद्योगिक प्रगति का काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ओवेंस थे, ओवेंस ने एक डेफिनेशन दी। उन्होंने ये कहा कि 1935 से 1950 तक का जो काल है, मीन्स जो हमारा संक्रमण काल है, इस काल को हम मानवीय संबंध काल के नाम से भी जानेंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवीय संबंध काल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्टकॉर्ब को नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है। ऑप्शन है हमारे पेरोटो ने, मैक्स मूलर ने, मैक्स वेबर ने, या फिर कॉम्ट ने। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल को प्राचीन युग कहा जाता है 600 से 1000 ईसा पूर्व, 1900 से 1935 की 1900 से 1935 ईस्वी तक, 1900 से 1947 ईस्वी तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्राचीन युग है वो 1900 से 1945 ईस्वी तक का जो समय है वो कहलाता है हमारा प्राचीन काल या फिर प्राचीन युग। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1900 से 1945। हमारा अगला प्रश्न है, लेकिन दोस्तों ये आपके इजी नोट्स में 1900 से 1947 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले आते हैं 1935 से 1950 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया है मानव, सामाजिक संबंध, मानवीय संबंध, या फिर ए और सी दोनों। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, मानव पर और मानवीय संबंध पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा है। ओवेंस ने, जॉन्स ने, रेलर ने, या फिर मॉर्फेट ने। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओवेंस ने। ओवेंस ने क्या कहा है, ओवेंस ने कहा है कि 1935 से 1950 तक का जो काल है वो मानवीय संबंध आंदोलन काल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण काल की उपाधि दी है या फिर संज्ञा दी है। ग्राहम बेलफोर, ओवेंस, किनराओ, या फिर कर्लिगर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1935 से 1950 तक के काल को हम संक्रमण काल के नाम से जानते हैं और ये हमें संज्ञा दी थी किनराओ ने। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किनराओ। हमारा अगला प्रश्न है, 1935 से 1950 तक के काल में फॉलेट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। समाश्रित सिद्धांत, व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत, वैज्ञानिक व्यवस्था सिद्धांत, या फिर नौकरशाही सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाश्रिता सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, फॉलेट के विचारों को केंद्र का क्या है। फॉलेट के विचारों का केंद्र क्या है। समन्वित संबंधों का निर्माण, अनुरक्षण, शिक्षा का विकास, ए और सी दोनों। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है कि फॉलेट के जो विचारों का जो केंद्र है वो समन्वित संबंधों का निर्माण भी है और शिक्षा का विकास भी है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, किसका कथन है
कि प्रोत्साहन व्यक्ति को संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता में योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। कौन? प्रोत्साहन व्यक्ति को संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता में योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। यह किसका कथन है? मोटपाल का, बर्नार्ड का, फॉलेट का, उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये कथन जो है ये बर्नार्ड का कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मचारियों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध के निर्माण एवं अनुरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाती है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक या फिर राजनीतिक? तो दोस्तों कर्मचारियों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध के निर्माण एवं अनुरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो सामाजिक तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, शैक्षणिक भी नहीं हो सकता, राजनीतिक नहीं हो सकता, इसमें हो सकता हमारा मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मास्लो, ब्रुक एडम्स, एस.एन. मुखर्जी या फिर डी.पी. मुखर्जी? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मास्लो ने। हमारा अगला है, 1935 से 1950 तक का काल शिक्षा प्रशासन की विचारधारा किस सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थी? समाश्रित सिद्धांत से, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत से या फिर शिक्षा के सिद्धांत से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित रही है। हमारा अगला है, 1935 से 1950 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया जो प्रशासन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? दूसरा, भागीदारीपूर्ण प्रजातंत्र, सत्ता का संप्रत्यय, विनिश्चयीकरण, नेतृत्व की संस्थापक सत्ता, लोकतांत्रिक नेतृत्व? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्ता का संप्रत्यय, विनिश्चयीकरण। हमारा अगला है, निम्न में से किसमें शैक्षिक प्रशासन में पारस्परिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है? देख लेना दोस्तों, सॉरी यहाँ पारंपरिक है, पारंपरिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है। कौन से शैक्षिक प्रशासन में? किसका? पारंपरिक। पारंपरिक मतलब जो कि पुरानी प्रथा से चला आ रहा है। एक तंत्र, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। अब क्यों नहीं है लोकतंत्र? क्योंकि दोस्तों एक तंत्र और राजतंत्र, आपने देखा होगा कि जो हम जब प्राचीन काल में चलते हैं तो प्राचीन काल में हमारे राजा के अधीन सब कुछ होता था, सब कुछ जो होता था वो राजा के अधीन होता था। तो जो राजा के अधीन होता था उसे हम राजतंत्र कहते थे या फिर एकल तंत्र कहते थे। एक तंत्र, एक तंत्र, क्योंकि यहाँ जो सारी शक्तियां थी वो सब राजा के पास ही थी। राजा जो निर्णय देगा वही होगा। और दोस्तों अब इसमें देखा है कि पारंपरिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र आज जो है वो पुरानी प्रथा में नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व बताए हैं? कितने तत्व बताए हैं दोस्तों? 5 तत्व बताए हैं। तो वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे मायर्स, कल्वर्टसन, फ्योल या फिर स्टोगडिल? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्योल ने बताई है। ठीक है दोस्तों, फ्योल ने जो 5 तंत्र बताए हैं वो कौन कौन से बताए हैं आपको मैं एक बार फिर से याद करा देता हूं। नियोजन, ठीक है दोस्तों, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, ये 5 तत्व बताए हैं किसने? शैक्षिक प्रशासन के? फ्योल ने। फ्योल ने कितने बताए हैं? 5 तत्व। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट, और समन्वय मीन्स बोले तो कोऑर्डिनेटिंग या फिर नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला है, ओवेंस ने निम्न में से किस काल को मानवीय संबंध आंदोलन काल कहा है? किसने? ओवेंस ने क्या कहा है कि इनमें से कौन सा जो काल है वो मानवीय संबंध आंदोलन का काल
है। तो दोस्तों इसको मैंने आपको अभी कराया था, तो हमारा इसमें आंसर होगा 1905 से 1925 तक ये हो नहीं सकता, 1925 से 1950 ये हो नहीं सकता, 1915 से 1935 तक ये भी नहीं हो सकता। ओवेंस ने जो बताया वो 1935 से लेकर 1950 तक के काल को मानवीय संबंध काल कहा है, और इसी काल को हम संक्रमण काल भी कहते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉलेट महोदय ने किस काल में समाश्रिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस काल में किया था? 1935 से 1950 तक के काल में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 से 1950 तक जो संक्रमण का काल है, उसी काल में फॉलेट महोदय ने इस काल में समाश्रिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल को ऑब्स ने संस्थागत व्यवहार युग के नाम से पुकारा है? 1935 से 1950। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा संस्थागत व्यवहार युग के नाम से पुकारा जाता है इसी काल को। ये काल कौन सा हमारा? ये काल है हमारा संक्रमण काल। तो दोस्तों देखना, आप इन तीनों क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से रिलेट कर लेना। देखिए दोस्तों, जो ओवेंस थे, ओवेंस ने मानवीय संबंध आंदोलन कहा, ठीक है दोस्तों। फॉलेट महोदय ने समाश्रिता सिद्धांत दिया इसी में, और ऑब्स ने इस काल को संस्थागत व्यवहार युग के नाम से भी पुकारा है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा है कि संस्थागत व्यवहार संगठन एवं उससे कार्य करने वालों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है? क्या संस्थागत व्यवहार संगठन, किसने ये बात कही है? ओवेंस ने, फॉलेट ने, किनराउ ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ये बात किसी ने नहीं कही है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1950 से 1975 तक के काल को किस उपागम पर बल दिया गया है? प्रशासनिक उपागम, विश्लेषणात्मक उपागम, वैज्ञानिक उपागम, या फिर ए और सी दोनों? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक उपागम। हमारा अगला है, किस विद्वान का मत है कि प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन को सुचारू रूप से चलाना है? ये कौन सी विद्वान का मत था कि प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन को सुचारू रूप से चलाना है? किसका? प्रशासन का। वर्गीस का, चेस्टर बर्नार्ड का, हर्बर्ट साइमन का, वी और सी दोनों? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ये चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन, ये दोनों के मत हैं कि प्रशासन का जो मुख्य कार्य है वो संगठन को सुचारू रूप से चलाना ही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज विज्ञान आंदोलन के प्रवर्तकों की मान्यता थी कि प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रशासक या मैनेजर किस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है? किसे? समाज विज्ञान में आंदोलन के प्रवर्तकों की मान्यता थी, प्रवर्तकों की मान्यता क्या थी कि प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रशासक या मैनेजर को किस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है? दर्शन शास्त्र का, समाज विज्ञान का, लोक प्रशासन का, या फिर गणित का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज विज्ञान का, क्योंकि समाज विज्ञान का जो ज्ञाता होगा, जिसे नॉलेज होगी इसके बारे में, तो वही समाज विज्ञान का आंदोलन चला सकते हैं प्रशासनिक दक्षता के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, समाज विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि समाज विज्ञान में मनोविज्ञान भी आता है, समाजशास्त्र तो आता ही आता है, और राजनीतिक शास्त्र भी इसी से तैयार होता है। किससे? समाज विज्ञान से। हमारा अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया? किसने? समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया? चतुष्कोणीय प्रशासन, त्रिकोणीय प्रशासन, द्विस्तरीय प्रशासन, या फिर स्वच्छ प्रशासन? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोणीय प्रशासन को जन्म दिया। हमारा अगला है, निम्न में से कौन त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत नहीं आता है? व्यक्ति, कार्य, क्षमता, सामाजिक संस्थिति? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षमता जो है, इफिशियंसी, यही नहीं आती है। हमारा अगला है, निम्न में से किसने विद्यालयों, संस्थाओं के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था?
अग्रेरिश ने, वेकी ने, पार्सन्स ने या फिर साइमन ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्रेरिश ने। अग्रेरिश ने क्या दिया था कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों में विद्यालय और संस्थाओं की। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है किनराओ ने निम्न में से किस काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है? तो दोस्तों आपको तो पता ही है 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण काल कहा गया है। दोस्तों आपसे 1947 भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है निम्न में से किस विद्वान ने 1935 और 1950 तक के काल में समाश्रिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किनराओ ने, ओवेन्स ने, फॉलेट ने या फिर ऑप्स ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉलेट ने। ये तो हमारा पुराना ही प्रश्न हो गया बिल्कुल से। हमारा अगला प्रश्न है क्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस.एन. मुखर्जी ने, ब्रुक एडम्स ने, मास्लो ने या फिर मार्शल ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मास्लो ने। हमारा अगला प्रश्न है वनार्ड एवं साइमन के अनुसार प्रशासन का मुख्य कार्य किसको सुचारू रूप से चलाना है? किसको सुचारू रूप से चलाना है? समाज को, संगठन को, संस्था को, ए एवं बी दोनों? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, संगठन को। हमारा अगला प्रश्न है समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक कौन हैं? पार्सन्स, वेकी, गॉर्डनर, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये तीनों के तीनों समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन में अंतर्निहित मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया था? अग्रेरिश ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, हर्बर्ट साइमन ने या फिर गोल्डनर ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट साइमन ने। हमारा अगला प्रश्न है निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कौन सा सिद्धांत दोस्तों? निर्णय सिद्धांत। पार्सन्स ने, हर्बर्ट साइमन ने, अमरिश ने, वी एवं सी दोनों? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें हर्बर्ट साइमन और अमरिश दोनों ने निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत किसका ज्ञान प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक समझा गया? कौन सा? त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत किसका ज्ञान प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक समझा गया? व्यक्ति के लिए, कार्य, सामाजिक संस्कृति, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है प्रशासन में समन्वित दृष्टिकोण की पहल किस विद्वान ने सर्वप्रथम की? वेकी ने, साइमन ने, वक्र ने या फिर बेवर ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइमन ने। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा है? साइमन ने, ओवेन्स ने, वर्गीस ने या फिर मैक नायर ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइमन ने। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने सूक्ष्म या समाजशास्त्री विधि का प्रशासन में प्रयोग किया है? अग्रेरिश ने, वर्नार्ड ने, टॉम्सन ने या फिर बेकी ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉम्सन ने। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान समय में टॉम्सन ने सूक्ष्म या समाजशास्त्री विधि का प्रशासन में कब प्रयोग किया था? 1967 में, 1960 में, 1977 में, 1987 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1967 में टॉम्सन ने सूक्ष्म या समाजशास्त्री विधि का प्रशासन में प्रयोग किया था। कब? 1967 में। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा प्रशासन में निम्न में से किस पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? किसमें? शिक्षा प्रशासन में। भौतिक संसाधनों का समुचित संगठन, मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से संगठन, आर्थिक संसाधनों का प्रभावी संगठन? तो दोस्तों हमारा आंसर है ए और बी दोनों, भौतिक और मानवीय। हमारा अगला प्रश्न है किस विद्वान का मत है कि प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक भी और भी अधिक सफल प्रशासक बन सकते हैं? ये बात किसने कही? कौन सी बात कही? कि जो जन्मजात जो गुण हैं, गुणों वाले जो व्यक्ति हैं, प्रशासक हैं, वो और अधिक सफल प्रशासक बन सकते हैं। तो ये बात कही किसने? गुलिक ने, स्टोगडिल ने, मायर्स ने
या फिर बी और सी दोनों ने? तो दोस्तों ये बात स्टोगडेल और मॉयर्स दोनों लोगों ने कही थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने प्रशासन के विज्ञान में मुख्यतः दो मान्यताओं को स्वीकार किया? ओवंस ने, कल्वर्टसन ने, मॉयर्स ने या फिर वर्कले ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्वर्टसन ने। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी? समग्र प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपयोग संगठनों के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों क्या परिभाषा है, इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। जिसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है, मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया है, कौन? शैक्षिक प्रशासन जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय, कैसे? मानवीय एवं भौतिक साधनों, मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। ये बात किसने कही है? ये बात शिक्षा अनुसंधान विश्वकोश ने, ऑक्सफोर्ड विश्वकोश ने, अमेरिकन विश्वविद्यालय प्रशासक संगठन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बात अमेरिकन विद्यालय प्रशासक संगठन की परिभाषा ये शैक्षिक प्रशासन की दी है कि यदि शैक्षिक प्रशासन में आप मानवीय गुणों को और भौतिक साधनों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो संगठन का वो उद्देश्य है वो प्रभावशाली, मतलब एक पावरफुल तरीके से पूरा हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसका मत है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य योग्य शिक्षार्थियों को योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करने हेतु इस प्रकार सक्षम बनाना है जिससे वे अल्प साधनों के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके? दोस्तों ये बात किसने कही है? ग्राहम बेल फोर ने। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम बेल फोर ने। आखिर में ग्राहम बेल फोर ने क्या कहा है, अब आप किसको ध्यान से समझते हैं कि आखिर में इनका क्या मत था। इनका मत था कि हमारा जो शैक्षिक प्रशासन है, हमारा जो शैक्षिक प्रशासन है, इसका जो उद्देश्य है वो योग्य शिक्षार्थियों को योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करने हेतु इस प्रकार सक्षम बनाना है। किस प्रकार सक्षम बनाना है? जिससे वे कम साधनों से, बहुत कम साधनों के माध्यम से प्रशिक्षित भी हो जाएं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। कैसे? योग्य शिक्षार्थियों और योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करने हेतु सक्षम बनाना है जिससे अल्प साधनों के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये बात किसने कही? ग्राहम बेल फोर ने। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना। किसको? छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना। किसको? छात्रों के विकास को एक ही डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन उनके एम की तरफ जाती हो, इस दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना तथा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों से संबंधित हो। यह बात किसने कही है? यह बात हमारी कही है आर्मोर्ड पाल ने। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रशासक की कुशलता इस बात को निर्धारित की जाती है, एक प्रशासक की कुशलता इस बात से निर्धारित की जा सकती है कि वह कामगारों से अधिक काम लेकर अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। इस दिशा में सोचने वाले पहले लेखक कौन थे? बात हो रही है पहले लेखक की। तो कल्वर्टसन, ग्राहम बेल फोर, फ्रेडरिक टेलर या फिर लेस्ली? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक टेलर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के समर्थक कौन है? कौन सी उत्पादन कुशलता को? लूथर गुलेक, लेंडले आकेक, मैक्स वेबर, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय को किस नाम से पुकारा जाता है? संवैधानिक व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या फिर शैक्षणिक व्यवस्था? तो दोस्तों जो फ्रेडरिक टेलर थे, इनके द्वारा दो प्रतिपादित संप्रदाय जो था उसको वैज्ञानिक व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय
के कितने सिद्धांत हैं? किसको? उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कितने सिद्धांत हैं? 6 सिद्धांत, 3 सिद्धांत, 7 सिद्धांत या फिर 5 सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए 6 सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, अब वो 6 सिद्धांत हैं कौन कौन से दोस्तों, उनको भी हम देख लेते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया के प्रत्येक अंग का विस्तृत तथा सतत मूल्यांकन होना आवश्यक है? वैज्ञानिक व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था का या नौकरशाही व्यवस्था का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक व्यवस्था का। हमारा अगला है, किस विचारक ने उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदायों के 6 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? लिंडले अविर्क ने, फ्रेडरिक टेलर ने या फिर मैक्स वीवर ने या फिर पार्सन्स ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक टेलर ने। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कौन से सिद्धांत हैं? किसके? उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के सिद्धांत कौन से हैं? आंशिक वृत्ति सिद्धांत, व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत, व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, टेलर द्वारा प्रतिपादित उत्पादन कुशलता पर बल देने वाला कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों 3 सिद्धांत तो हमारे ये हो गए थे, ठीक है। अब 2 सिद्धांत हमें यहां से निकलेंगे क्योंकि इसमें से गलत होंगे कुछ। देखिए, समय के अध्ययन का सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, 3 यहां से और 3 यहां से निकलेंगे, व्यवहारिक सिद्धांत और व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये सिद्धांत इसमें शामिल नहीं था। कौन सा? निर्णय सिद्धांत। और हमारे ये 6 सिद्धांत इसमें उत्पादन कुशलता पर थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रत्येक कामगार स्वभाव से आलसी होता है? कौन सा? कि प्रत्येक जो काम करने वाला है वो स्वभाव से आलसी होता है। यह किसने बात कही? हेनरी फ्योल ने, ओवंस ने, फ्रेडरिक टेलर ने या फिर आर्यर गुलिक ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ये फ्रेडरिक टेलर ने। अब दोस्तों आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो टेलर को हम टेलर से जो हमारे टेलर्स होते हैं उससे, देखिए टेलर क्या है? टेलर काम करते करते उसको आ जाता है आलस, वो अपना काम करता है। तो कामगार जो होते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से आलस आ जाता है। अब आलस किसको आता है? जो टेलर का काम करता है। कैसे? बैठे बैठे। तो दोस्तों हम इसी से रिलेट कर लेंगे कि कामगार स्वभाव से आलसी होता है। तो कौन, ये बात किसने कही? फ्रेडरिक टेलर ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? लूथर, गुलिक ने, अवेक ने, ग्रेग ने या फिर कैम्पबेल ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर हमारा है इसमें लूथर गुलिक ने 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनरी फ्योल ने कुशल प्रशासक के सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? तो दोस्तों सिद्धांत दिए 14। हमारा आंसर है 14, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? हेनरी फ्योल, कौन सी प्रशासनिक प्रक्रिया? टेलर या फिर गुलिक? ए और सी दोनों? तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है हेनरी फ्योल भी है और गुलिक भी है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, गुलिक तथा फ्योल ने, हेनरी फ्योल हैं जी, प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत कितने कार्यों की सूची दी जो प्रशासन की भूमिका निर्धारित करते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। दोस्तों आपको हमारा सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं कि आप स्क्रीनशॉट से पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें अभी। चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट।